नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ईरान को इन्वेड करने में, ईरान को ओवररन करने में, ईरान की जमीन पर अपनी लैंड फोर्सेस को उतारने में इतना क्यों डरा हुआ है, इतना क्यों बेबस है, जबकि इराक के सद्दाम हुसैन के ऑटोक्रेटिक रेजीम को 2003 में उसने केवल 45 दिनों में, यानी तकरीबन 1.5 महीने में ही निपटा दिया था। और दूसरी तरफ अमेरिका की एयरफोर्स के ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान मैदान में डटा हुआ है। आखिर इसकी ताकत का राज क्या है? ईरानियों के लिए यह लड़ाई करबला की लड़ाई बन चुकी है। यह इराक में करबला का एक एनुअल रिचुअल है। 680 कॉमन इरा में हुसैन इब्न अली के कत्ल को ईरानियंस अली हुसैनी खुमैनी के कत्ल के तौर पर देख रहे हैं और हुसैन इब्न अली के कातिल उमैयाद खलीफा याजिद में ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देख रहे हैं। अब ईरान की रजीम डोनाल्ड ट्रंप को अली खुमैनी का कातिल करार देकर उसे मार देना चाहती है। At a funeral march for Ayatollah Khamenei, the crowd unfurled a banner that read, "Hey Trump, we will kill you." ईरान को जिंदा रखने का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उसके माउंटेनियस टेरेन को। ईरान के नॉर्थ वेस्ट से जग्रस माउंटेन्स की श्रृंखला निकलती है जो 1600 किलोमीटर लंबी है और वेस्टर्न घाट से होते हुए साउथ वेस्ट में हॉर्मुज तक मिल जाती है। जग्रस माउंटेन्स की एवरेज हाइट 6500 फीट है। वहीं दूसरी ओर अल्बर्ज माउंटेन ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी और मेनलैंड के बीच तकरीबन 900 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। अल्बुर्ज माउंटेन्स की एवरेज हाइट 9000 फीट है। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही ईरान अमेरिका को अपना जानी दुश्मन मानता है और उसने पिछले 50 साल में माउंटेन्स में टनल्स खोदकर मिसाइल लॉन्च पैड बना लिए हैं, एमुनिशन के, मिसाइल्स के स्टॉक पाइल्स जमा कर लिए हैं, तेल के भंडार बना लिए हैं, कम्युनिकेशन सड़कें बना ली हैं और अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, रैकी एयरक्राफ्ट्स या आरपीवीज, ड्रोन्स पहाड़ के अंदर के इन ठिकानों का पता नहीं लगा पाते हैं। केवल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बाहरी सड़कें हैं उस पर वो स्ट्राइक्स करते हैं और जो टनल के केवल एंट्रेंस तक उनकी बम्बार्डमेंट से थोड़ा बहुत नुकसान होता है और जो मेन उनका जखीरा है वो बिना किसी नुकसान के ईरान अमेरिकन फोर्सेस और उसके अलाइड मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर यूज कर रहा है। कई ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स ट्रक माउंटेड हैं। वो टनल से निकलकर फायरिंग करके मिसाइल दागकर वापस टनल के अंदर शेल्टर में घुस जाते हैं और अमेरिकन आरपीवीज, अमेरिकन रैकी एयरक्राफ्ट उनको पकड़ नहीं पाते। माउंटेन टॉप में स्टैब्लिश बंकर्स से दुश्मन को डिसलॉज करना एक बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं कि माउंटेन्स ईट्स अप द ट्रूप्स। ऑफेंसिव एक्शन के लिए अगर प्लेन्स में अटैक का रेशियो 1/3 होता है तो माउंटेन्स में यह रेशियो बढ़कर 1/8 हो जाता है। यानी कि अगर एक बटालियन स्ट्रेंथ लोकेलिटी को डिसलॉज करना है उसके लिए आपको एक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा बड़ा कारण ईरान के टिके रहने का उसका साइज है जो तकरीबन 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह इराक से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। इतने बड़े कंट्री को जो कि मोस्टली माउंटेनियस टेरेन और डेजर्ट टेरेन वाला है, कैप्चर करना कोई आसान बात नहीं है। यूएस का 6 नेवल फ्लीट आजकल मिडिल ईस्ट के चारों तरफ कुछ इस तरह डिप्लॉयड है जैसे अमेरिका का 7th फ्लीट 1971 में इंडियन ओशन में डिप्लॉय था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब जनरल मानेकशॉ का असेसमेंट मांगा था तो जनरल मानेकशॉ ने बताया कि मैडम
सेवंथ फ्लीट के में तैनात अमेरिकन सोल्जर्स अगर जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर पांव रखते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम उनसे निपट लेंगे। हाँ, अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन, वर्ल्ड प्रेशर के रहते हुए वो ऐसा नहीं करेंगे। आज भी हालात ईरान अमेरिकन युद्ध में कुछ इसी प्रकार की हो रही है और अमेरिका अपनी ग्राउंड फोर्सेस को जमीन पर भेजने में कतरा रहा है। नेवल ब्लॉकेड, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस का एक्शन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उसके नतीजे अनफेवरेबल होंगे। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस को इफेक्टिवली चैलेंज करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नवंबर में शेड्यूल्ड यूएस प्रेसिडेंशियल मिड टर्म इलेक्शंस के कारण भी रिपब्लिकन्स इस अनपॉपुलर वॉर को ज्यादा हवा नहीं दे पा रहे हैं, इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और ईरान को यह बात मालूम है और वह इसका भरपूर फायदा उठा रहा है और सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन पर अटैक करके वो एक डर का माहौल फैलाना चाहता है ताकि अमेरिका को अपने अलाइड मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से, अपने मिलिट्री बेसिस से छोड़कर बाहर जाना पड़े। ईरान का लड़ाई में डटे रहने का एक और कारण है रशिया और चाइना द्वारा दिया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सपोर्ट। यही कारण था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में एक ईरानियन शिप पर मिसाइल दागी थी। दरअसल गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस में मौजूद इंस्टॉलेशन की एग्जैक्ट लोकेशंस, वहां पाक एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट्स का रियल टाइम डेटा केवल रशिया और चाइना के सैटेलाइट सिस्टम ही ईरान को प्रोवाइड करने में कैपेबल हैं। ईरान की इस लड़ाई में उनके पास एक बहुत अच्छा डिफेंसिव वेपन मौजूद है जो उनकी कामिकाजी बोट्स हैं। ये इतनी छोटी हैं और एक्सप्लोसिव से लेडन भरी होती हैं और रिमोट कंट्रोल्ड होती हैं कि इनको बड़े आसानी से मैन्यूवर करके शिप्स से टकराया जा सकता है, शिप्स को उड़ाया जा सकता है। इसी तरह से ईरान के पास छोटी मॉस्किटो फ्लीट्स हैं जिसमें एमएमजी जैसी मशीन गनें माउंटेड हैं और ये वेसल्स पर, टैंकर्स पर फायर करके अपना वर्चस्व वहां पर बनाए हुए हैं और हिट एंड रन, फायर एंड स्कूट की टैक्टिक्स को ऑप्ट करते हैं। अमेरिका और इजराइल का लड़ाई शुरू होने के टाइम पे सबसे बड़ा मिस कैलकुलेशन यह था कि खोमैनी के कत्ल के बाद ईरानी रजीम कोलैप्स कर जाएगा और एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस टेक ओवर कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी सोच का दूसरा बड़ा मिस कैलकुलेशन यह था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ताकत रखता है और अमेरिकन नेवल फ्लीट्स कुछ नहीं कर पाएंगी। ईरान के शिपिंग टोल टैक्स वसूल करने की बात तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेजिन से परे थी। ईरान की पॉपुलेशन का अपनी सरकार के प्रति इतना भारी सपोर्ट से अमेरिका के इरादों पर पानी फिर गया है। यही नहीं, उनके अलाइड कंट्रीज में भी स्पेन, तुर्की, पाकिस्तान ईरान के साथ हमदर्दी दिखाते फिरते हैं। 5 महीने की इस लड़ाई में अमेरिका तकरीबन 38 से 40 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है। उसके नेटो एलाइज में से बहुत कम कंट्रीज उसके सपोर्ट में ग्राउंड पर अपनी फोर्सेस भेजने को राजी हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल मिड टर्म इलेक्शंस में भी रिपब्लिकन्स को एक नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपने स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं। कभी वो बोलता है कि ईरान की डिफेंसेस को पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है, ईरान के एयरफोर्स, ईरान की नेवी को मटिया मेट किया जा चुका है, और वहीं दूसरे दिन आईआरजीसी अनाउंस करती है कि उसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। आईआरजीसी अनाउंस करती है
कि उसने कुवैत और बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा दिया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो शिप्स पर, ऑयल टैंकर्स पर फायर करते हैं और उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। For children are watching, be warned, the president did not use polite language. Quote, Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. The President of the United States posting on social media, in part this, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए बास्टर्ड्स बोलता है, कभी वो उनकी सिविलाइजेशन को रातों रात मर मिटाने की बात करता है, तो कभी वो सीज फायर करने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर ईरानियंस के लिए ये जिंदा रहने और मर मिटने की घड़ी है। उनके लिए अपनी सिविलाइजेशन को बचाने की कुर्बानी देने की घड़ी है। उनके लिए ये करबला की घड़ी है।